बच्चों अभी हमने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली ना, और थ्योरी मुझे लगता है 3 लेक्चर में कंप्लीट हुई है अप्रॉक्स। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे जो है मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन को भर भर के पूछता है। तो हम लोग ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट होता है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि आप छोटी छोटी चीजें पढ़ लो। तो ये हमारा, अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चन है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, डायनमो में विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है। बच्चों बोला जा रहा है कि डायनमो बताइए विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी आप बात करते हैं कि डायनमो के बारे में बताइए कि डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो कहना डायनमो सर वह डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हो गया मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है सर, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सर यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है तो किस में, विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करना, इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं पर आप मोशन दोगे, मोशन के बदले में विद्युत मिल जाएगा। तो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की जो घटना होती है बच्चों, इसी घटना का नाम होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैंने आपको थ्योरी में पूरा एकदम क्लियर किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई कॉइल है, सर मेरे पास इस तरह से कोई कॉइल है, ऐसे कॉइल है, और इस कॉइल को मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखे हूं। अब अगर मैंने इस कॉइल पर बल लगा के इसको घुमा दिया, तो बच्चों अगर मैंने इस कॉइल को बल लगा के ऐसे घुमा दिया तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आप बताइए धारा उत्पन्न हो जाएगी, आ जाएगी ना धारा। तो आपने पहले घुमाया, इसका मतलब आपने कौन सी ऊर्जा दी सर, यांत्रिक ऊर्जा दी, और यांत्रिक ऊर्जा के बाद हमें कौन सी ऊर्जा मिल रही है सर, करंट उत्पन्न हो रही है, यानी विद्युत ऊर्जा मिल रही है सर। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर है, रेडिएशन नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज कोई पूछे किसने की है, तो फिर आपको आंसर देना है फैराडे। सर फैराडे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की है, ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल ये है बच्चों, वह परिघटना का नाम बताइए जिस कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। चालक और चुंबक के बीच बच्चों, जैसे कि मैंने आपके सामने इस तरीके से ये मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया बच्चों, ये साउथ पोल हो गया, बहुत ध्यान सुनना। ओके, और इसके बदल में मैंने इस तरीके से कंडक्टर भी फिट कर दिया। आई कंडक्टर में पहले धारा नहीं आएगी, पहले ये कंडक्टर है। तो अगर मैंने किसी कंडक्टर को मैग्नेट चुंबक के पास में रखा और इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन करा दिया, यानी एक को मान लीजिए मोशन दे दिया, एक को स्थिर रखकर, तो कुंडली को स्थिर रखकर मैंने चुंबक को मोशन दे दिया, तो हो रहा क्या कि इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के स्टार धारा उत्पन्न हो जाती है मेरे भाई। क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या कराना होता है, कह देना इन दोनों के बीच में कराना होता है बच्चों रिलेटिव मोशन। अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो एक करंट उत्पन्न हो जाएगी, और जब करंट उत्पन्न हो जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, थर्ड नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, जब भी कभी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो आपको पता है कि फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, बहुत ध्यान सुनना। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बताइए। और मेरे भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की जो दर है सर, वही तुम्हारा विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न कर देती है। ये देखो, तो यही तो लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा, अच्छा वोल्टेज आ गया तो धारा तो आई जाएगी, है। तो ये जो वोल्टेज उत्पन्न होने की घटना है ये क्या कहलाती है, कह देना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। देखो है वही क्वेश्चन, लेकिन पूछे जाने का जो तरीका है ना वो अलग अलग है। आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन सेम आंसर विद्युत चुंबकीय प्रेरण,
लेकिन इन्होंने जब क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखा तो पूछने का तरीका अलग अलग कर दिया। तो अगर आपको चीजें क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर ले जाओगे। अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः किसकी दिशाएं बताते हैं। इन्होंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी बताया। बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं अंगूठे की बात करता हूं तो बताइए अंगूठा किसकी दिशा बताता है, तो कहना बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा सर बताता है बल की दिशा, और तर्जनी किसकी बताता है सर? सर तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। याद रखना, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? सी वाले उत्तर के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, पांचवा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किस नियम के थ्रू निकालते हैं, है ना? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, ये देखिए, और लंबवत स्थित ये लंबवत कोई कॉइल है, इस तरीके से परपेंडिकुलर कोई कॉइल है, और इसमें गति के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो बताइए, इन्होंने बोला है कि प्रेरित धारा की दिशा किससे निकालते हैं। तो सीधा सीधा लाइन पकड़ो सर, सीधा सीधा लाइन ये है कि प्रेरित धारा की दिशा कैसे निकालते हैं। तो कह देना प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। बोलो भाई, दाया मतलब धारा है, डी फॉर दाया, दाया मतलब धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से बच्चों हम लोग किसकी डायरेक्शन निकालते हैं? धारा की। अंगूठे का नियम मत बताना, अंगूठे का नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल की दिशा निकालते हैं, जबकि दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा निकालते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा है, राइट हैंड थंब रूल है, इसकी मदद से क्या निकालते हैं? तो बच्चों इससे निकालते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते, फिलहाल इसका आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के निर्धारण के लिए, बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का प्रयोग करते हैं? फिर वही बात आ रही, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक है तो और इस धारावाही चालक में रही बात करंट आई की, तो बताइए कितना बल काम करता है? BIL sin थीटा। और इस बल के बताइए दिशा कैसे निकालते हैं, है ना? तो इन्होंने कहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से कौन सा नियम लगाते हैं? सर बल की बात आ रही तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चला जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। चलो आगे देखिए, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इन्होंने बोला है सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते। देखो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई सीधा धारावाही चालक है और इसमें धारा आई बह रही है। बच्चों मैंने हमेशा बताया है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट आई बहती है तो उसके चारों ओर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं? तो कहना इसके लिए लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। आप ऐसे कीजिए, देखिए, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग किसकी दिशा निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो अंगूठे का नियम देखो, दाएं हाथ के अंगूठे का था नियम। तो बच्चों यही वो नियम है जिससे हम लोग किसकी दिशा बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। बहुत ध्यान सुनना। पहला पॉइंट क्या लिखा? चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सबसे अधिक होती है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई छड़ चुंबक है, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इन्होंने बोला है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट।
क्षण चुंबकीय केंद्र में अधिकतम होती है। नहीं सर, गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की जो अधिकतम मान है बच्चों, वो स्टेट कहाँ पर होता है? तो कह देना ये स्टेट पोल के पास में होता है, ध्रुवों के पास में। मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है ध्रुवों के पास में। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों के पास में सबसे अधिक होती है। ये सर गलत हो गया, केंद्र में सबसे अधिक नहीं होती। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर सकती, ये सर सही है। देखो मैंने कहा था कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती। अगर काट देंगी तो स्पर्श रेखा दो हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एकदम सही स्टेटमेंट है। चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कर्व बनाती हैं बच्चों, ये भी एकदम सही है। ओके, तो सही आंसर मेरा हो गया दूसरा और तीसरा, ये सर सही है। और बाकी पहला वाला जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा था सर वो गलत है। चुंबकीय क्षेत्र कभी केंद्र पे नहीं, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। एक लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी आती हैं? उन्होंने बोला है कि मेरे पास एक लंबी धारावाही प्रणालिका है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास इस तरीके से ऐसे। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं, करंट मान लीजिए मैंने फ्लो करा दिया और मैं इसके अंदर देखना चाहता हूं कि बताइए अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो बच्चों मैंने बता रखा है कि इसके जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है सर वो कैसी आती है? वो पैरेलल आती है। वो कैसी आती है? पैरेलल। और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मेरे भाई कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो याद रखना, किसी भी लंबी धारावाही प्रणालिका के अंदर जो भी चुंबकीय बल रेखाएं आती है सर वो कैसी आती हैं? सर वो आती हैं हमारी समांतर आती हैं। और समांतर आने की वजह से ही इसके अंदर आने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान रूप का होता है, याद रखिएगा, है ना। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन और समवर्त डिरेक्शन। बहुत बढ़िया सवाल था ये, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक? आप बताइए इनमें से कौन तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक नहीं है ना। फेरोमैग्नेटिक मैंने बताया था लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे आप चुंबकीय क्षेत्र पर रखिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत तेजी से आकर्षित होंगे, बहुत तेजी से भागेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक में लोहा आता है, निकेल आता है, कोबाल्ट आता है, लेकिन कॉपर फेरोमैग्नेटिक में नहीं आता। ध्यान रखना सर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए ये कैसा पदार्थ होता है तो कह देना सर ये होता है तुम्हारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कॉपर याद रखिएगा प्रतिचुंबकीय होता है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है ना। ये सब मैंने बातें बताई है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर। ये एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। 50 मिली हेनरी कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर बताइए संचित ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? बताइए संचित ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई ये तुम्हारे पास मान लीजिए वो कॉइल है और इस कॉइल का बताइए इंडक्टेंस L बराबर कितना है? सर L बराबर है 50 मिली हेनरी, ये इधर। और कितनी धारा फ्लो हो रही है? तो करंट का जो मान है बच्चों वो 2 एम्पीयर है, ऐसे 2 एम्पीयर है। तो बताइए संचित ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? हमेशा इस बात को याद रखना, जब किसी कॉइल में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं बच्चों तो इसके अंदर आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र, और जहां जहां चुंबकीय क्षेत्र आएगा बच्चों वहां वहां एक ऊर्जा आएगी, चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, किसी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी U बराबर फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ½ Li², याद रखिएगा ½ Li², लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन L का मान देखिए कितना है? सर L का मान है 50 मिली हेनरी। अब मिली हेनरी का मतलब होता है 10⁻³ धारा का मान है 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए, अब आप जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, 50 × 4 200, 200/2 100, और 10⁻³ है और तुमने 100 भी ले लिया तो 0.1 जूल के साथ आंसर जाना चाहिए, 0.1 जूल के साथ, है ना। तो ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थ्योरी में मैंने नहीं पढ़ाया था, है ना। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख लो कि जब किसी कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, और जहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ वहाँ एक ऊर्जा भी आती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी,
और उस चुंबकीय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है किसी क्वाइल के अंदर, वो फॉर्मूला होता है हाफ Li²। इसको लगा के मैंने सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। जब यह रखा जाता है तो कोई बल किसी प्रवाहगत चालक पर कार्य नहीं करता। कार्य नहीं करता इन्होंने बोला है। तो मेरे भाई अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में मैं आपसे पूछूं कि बताइए बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कहते हैं BIL sin थीटा। बताइए किसी कंडक्टर में लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है? BIL sin थीटा। मेरे भाई अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता या 180 डिग्री हो जाता, जिसको आप समांतर कहते हैं। समांतर का मतलब होता है, देखो समांतर फोर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है लाइट पैरेलल फोर्स, यानी जिसकी दिशा सेम है, एक होता है अनलाइट जिसकी दिशा अपोजिट है। तो थीटा 0 और 180 डिग्री होने पर काम करने वाला जो बल होगा बताइए वो कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। तो जब भी कभी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा होता है, जब भी कभी कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा होता है, उस कंडीशन में हमेशा क्रिया डेटार सर 0 होता है ना? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोहे का क्यूरी तापमान मुझे बताइए कितना होता है? क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन क्या है ना? देखिए जब भी कभी बात मैं क्यूरी टेम्परेचर की करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी लोहे का या फिर मैग्नेट का चुंबकत्व जो होता है, यानी मैग्नेटिज्म पावर होती है, वो कम होती है ना? और ध्यान रखना, जब वो क्यूरी टेम्परेचर में पहुंच जाता है, क्यूरी तापमान में पहुंच जाता है, तो बच्चों क्यूरी तापमान में जाने पर उसका जो चुंबकत्व होता है सर, वो पूरी तरीके से 0 हो जाता है। चुंबकत्व पूरी तरह से 0 हो जाता है। लेकिन वो कौन सा टेम्परेचर है लोहे के लिए? तो लोहे के लिए मैंने बताया था 780 के आसपास क्यूरी टेम्परेचर होता है। तो अगर आयरन के लिए मैं आपसे पूछूं क्यूरी टेम्परेचर का मान कितना है, तो आप 780 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, है ना? चलो अगला सवाल देखिए। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां पर होती है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये बात मैंने आपको एकदम क्लियर की थी कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। तो किसी भी चुंबक की अगर आकर्षण शक्ति पूछी जाए सबसे अधिक कहां पर होती है, तो आपको सीधा सीधा कहना है इनके पोल में। ये जो पोल होते हैं सर, यहीं पर ही चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। अब पोल एक्सिस तो सब जगह है, एक्सिस नहीं कह सकते, मध्य में नहीं कह सकते, दोनों किनारों पर ये सही आंसर है भाई। अक्ष तो कुछ भी हो सकती है ना। मैं आपसे पूछूं इसकी अक्ष क्या है, इसकी अक्ष क्या है, तो ये लो, ये मैंने अक्ष खींच दी, तो अक्ष तो कहीं भी हो सकती है। तो आप अक्ष नहीं कह सकते, आप बोलेंगे दोनों किनारों पर। ऑप्शन नंबर 8 के साथ, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, 1 टेस्ला बताइए किसके बराबर होता है? अगर मैं पूछूं 1 टेस्ला किसके बराबर है, और सारा का सारा जो मान है वो वेबर में है, वेबर में, है ना? तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी SI मात्रक होता है। ओके, याद रखिएगा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सर SI मात्रक है। जब दोनों SI मात्रक है तो कौन छोटा कौन बड़ा, दोनों बराबर हैं। ऑप्शन नंबर 8 के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 8 के साथ। ठीक है, तो काफी बढ़िया सवाल था। हाँ, अगर ये गॉस में पूछा जाता तो 8 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस होता है ना? याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, जब एक चुंबक को गर्म करते हैं तो बताइए क्या होता है? बच्चों हमेशा मैंने बताया है कि जब किसी चुंबक को आप गर्म करते हैं तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है। एक्चुअली में जब आप चुंबक को गर्म करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चुंबक का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वो जो है लौह चुंबकीय पदार्थ किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है बच्चों? अणुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ना? या यूं कहिए कि अपना चुंबकत्व खो देता है, मैग्नेटिज्म खो देता है। तो सही आंसर किसके साथ जाना चाहिए? इट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, ऑप्शन नंबर 8 के साथ। ओके, तो गर्म करने से उसका जो चुंबकत्व है, चुंबकीय पावर है, वो कम हो जाती है। अगला सवाल देखिए। ओहो, 17वां नंबर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लंबी प्रणालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं
और उसमें 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। पर्नाल्टा के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताइए। बच्चों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा देता हूँ। अगर मैं पूछूं कि पर्नाल्टा के केंद्र पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्र पर बताइए, तो याद रखना कोई धारावाही पर्नाल्टा है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni/L, म्यू नॉट Ni/L, ठीक है। म्यू नॉट कितना होता है, कहना म्यू नॉट का मान सर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। फेरों की संख्या कितनी है सर, 200 फेर है, ये देखिए 200 फेर है। और करंट आई का मान कितना है सर, करंट आई का मान है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। और लंबाई एल कितनी है, तो लंबाई एल है प्रति सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर लंबाई एल प्रति सेंटीमीटर है, और प्रति सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में मत रखिए, मीटर बना लीजिए, 10⁻⁻2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व करा लीजिए, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मेरे भाई अगर मैं सॉल्व कराऊँ तो थोड़ा दिमाग से सॉल्व कराइएगा ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना। देखो कैसे सर, 2.5 गुणे 4, सर 2.5 गुणे 4 कितना होता है 10, 10 मतलब 8 जीरो। अब देखो 10 की पावर ये 2, यहाँ पर 2 जीरो, तो 3 जीरो, 3 2 -2 ऊपर जाएगा 5 जीरो, तो 5 जीरो कट जाएंगे, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो 10⁻⁻2 बचेगा, 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हाँ आगे क्या बचेगा, एक तो सर देखो ये वाला 2 बचा, ऊपर से पाई बचा, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻2 इतना आंसर आने वाला है। और टेस्ला में आंसर लिख दो जो, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में लिख दो, सबका सही है। ये सवाल का सही उत्तर। अब आप थोड़ा सोचो, पाई का मान होता है 3.14, जुड़े 2 किया है, तो कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻2, 6.28 इंटू 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कर दो, या फिर टेस्ला कर दो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी के साथ, समझे ना। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था यार ये। हाँ चलिए अगला सवाल देखिए, 18वां नंबर। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पे काम करता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि लेंज का नियम जो है ना, वो फैराडे का दूसरा नियम है। याद रखना, फैराडे का जो सेकेंड लॉ होता है उसी को लेंज का नियम कहते हैं। एक्चुअली में लेंज के नियम में ये बात बताई रही थी कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, दैट मीन्स ई होता है, उसका मान -Δ∅/Δt होता है। तो यहाँ माइनस चिन्ह का क्या मतलब है सर, ये बताया गया था लेंज के नियम में, माइनस चिन्ह का क्या मतलब है ना। फिर यही से बात पता चली थी कि माइनस चिन्ह के मतलब के बाद मैंने बताया था कि लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ, है ना। तो माइनस चिन्ह क्यों आया ये बताता है लेंज का नियम। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर क्या, एल लंबाई धारा आई और एन फेरों वाली कुंडली के मध्य चुंबकीय क्षेत्र बताइए। मध्य में बताना, मध्य में। हाँ तो किसी भी आप कॉइल की बात कीजिए तो बच्चों किसी भी कॉइल के मध्य में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni/L। सर ये मध्य के लिए, लेकिन अगर बात यही सिरों की जाती कि बताइए सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट Ni/2L। ये तुम्हारा सिरों पर हो जाता है ना। तो आंसर बताइए इसका किसके साथ जाना चाहिए, 19 वाला म्यू नॉट Ni/L। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा म्यू नॉट Ni/L। चेक कीजिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी स्थितियां संभव है। पहली स्थिति लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। कहां पर होती है, चुंबक के अंदर होती है, धारावाही पर्नाल्टा के अंदर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कहां पर हो सकती है सर, ये देखिए, अगर मैंने ये करंट आई बनाया किसी धारावाही चालक पे, तो इसके चारों ओर बताइए चुंबकीय क्षेत्र जो आता है वो कैसा आता है सर, इसी तरह का तो आता है, संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, कॉन्सेंट्रेट सर्कल हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर सकती है, बस सर यही लकड़ी हो रही। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ध्यान रखना। तो समांतर हो सकती है, यस। चुंबकीय बल रेखाएं एक कॉन्सेंट्रेट सर्कल हो सकती है, यस। लेकिन ध्यान रखना काटती नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा पहला और दूसरे के साथ
मतलब ए और बी हमारा सही है और बाकी कह सकते हो गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है। बच्चों अगर मैं कहता हूँ फाई, तो फाई बराबर फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई इसकी यूनिट भी मुझे बता दो चुंबकीय फ्लक्स की, तो कह देना चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है बच्चों वेबर। चुंबकीय फ्लक्स फाई की यूनिट होती है वेबर, WB से शुरू करते हैं ना। तो सही आंसर इसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, वेबर के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और भी बहुत सारे मात्रक लिखे, मैं 2 बार बता दूं, जैसे कि ये हेनरी बड़ा इंपॉर्टेंट मात्रक है। ये मात्रक होता है बच्चों प्रेरकत्व का, जिसे आप इंडक्टेंस बोलते हो, एल कहते हो ना। तो इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है, ऑप्शन नंबर फिलहाल डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एक स्वतंत्र पूर्वक निलंबित सुई या चुंबकीय चुंबक हमेशा किस दिशा में संरेखित होता है, मतलब इंग्लिश है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक अगर स्वतंत्र पूर्वक लटकी हुई सुई है, चुंबकीय सुई है, बताइए वो किस दिशा में ठहरती है। तो बच्चों उसके ठहरने की जो दिशा होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उल्टा होता है। उल्टा का मतलब जैसे चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है वो पृथ्वी के साउथ पोल में जाके अट्रैक्ट होता है, समझे बात को। तो वो अल्टीमेट जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, तो याद करो मैंने आपको कहा था कि मैंने मान लीजिए इस तरीके से सोलेनॉइड बना दिया। सर मान लीजिए मेरे पास इस तरह से सोलेनॉइड है ना। तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, कहना सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हमारा कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता है, बीच में शून्य होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बदलता है, एक समान रहता है। तो बस आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कि सोलेनॉइड के अंदर जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद ऐसे बलों के अधीन थी जिनकी प्रगति किस श्रेणी में आती है। अच्छा, मिल्टन ने तेल बूंद एक्सपेरिमेंट किया था, लगभग मुझे जहां तक याद है 1891 के आसपास किया था मिल्टन ने। और जब मिल्टन ने तेल बूंद एक्सपेरिमेंट किया यानी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश की भी खोज हुई। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद है ना। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की भी खोज हुई, और एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज हुई मिल्टन के तेल बूंद एक्सपेरिमेंट में। जब इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज हुई तो बूंद पर, ध्यान रखिएगा, एक बल काम करता था, वो बल था इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि आवेश पर काम करने वाला बल हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है, स्थिर वैद्युतीय होता है। चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 ओम प्रतिरोध और 5 हेनरी का प्रेरकत्व एक कुंडली 100 वोल्ट से जोड़ी जाती है। कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए। बच्चों इन्होंने संचित ऊर्जा पूछी है, और आपको पता है कि संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कॉइल में, हाफ LI² होता है। तो आपको L पता है 5 हेनरी, धारा नहीं पता, I नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, I का मान अलग से निकाल लेते हैं। I बराबर होता है V/R। वोल्टेज कितना है 100, रेजिस्टेंस कितना है 20। तो यहां से बताइए करंट कितना हो जाएगा। सर करंट हो जाएगा 5 एम्पियर, 100/20। सर आपने करंट निकाल लिया, और जैसे ही आपने करंट निकाल लिया तो मेरे भाई बताओ U बराबर कितना हो जाएगा, हाफ L। इसके बाद L कितना है 5 हेनरी। करंट I का मान कितना है 5, तो 5² हो जाएगा, ये देखिए। तो आप मुझे बताइए आंसर कितने जाने वाला है। तो 125, 5² 25, 25 पंचे 125, और 125 का आधा हो जाएगा 62.5 जूल के साथ, है ना। तो इस सवाल में खास बात ये थी कि इस सवाल में आपको करंट I का मान नहीं दिया था, और वही करंट I का मान मैंने I बराबर V/R से निकाला, तो आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। अरे वाह, ये सवाल बहुत सही है। 26 नंबर बोला जा रहा है कि जब कुंडली में धारा 3 × 10⁻² सेकेंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक प्रवाहित होती है, तो कुंडली में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व बता दो।
कुंडली का क्या बताना है, स्वप्रेरित तत्व, है ना, इंडक्टेंस बताना है। बच्चों यहाँ पर वोल्टेज देकर आपको इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो जब भी वोल्टेज देकर इंडक्टेंस पूछा जाए तो ई का एक और फॉर्मूला भी होता है एल डी फाई अपॉन डी टी। ध्यान रखना, आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया सर, मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखो बहुत ध्यान सुनना। जैसे कि मेरे पास सर ये कॉइल है, ध्यान से सुनना, तो बच्चों इस कॉइल में जो आने वाला चुंबकीय फ्लक्स होता है वो धारा आई के समानुपाती होता है। इस कॉइल में जो भी चुंबकीय फ्लक्स आएगा, भाई आप धारा यहाँ फ्लो कराओगे, करंट फ्लो कराओगे, तो आने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा या चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो धारा के समानुपाती। अच्छा, एक कुंडली में बंधा हुआ चुंबकीय फ्लक्स फाई, और यदि एन कुंडली की बात करते हैं तो एन कुंडली में बंधा हुआ चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा एन फाई बराबर एन फाई समानुपाती आई, है ना। और अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटा दूं, समानुपाती का चिन्ह हटा दूं तो आप कह सकते हैं कि यहां पर देखो ये हो जाएगा एल आई। यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होता है, वही कांस्टेंट होता है तुम्हारा एल। वही कांस्टेंट क्या होता है, एल। तो बच्चों ये एल क्या है, तो कह देना एल जो है कांस्टेंट है किसी कुंडली के लिए, और इसी कुंडली के कांस्टेंट को बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व एक प्रकार का किसी कुंडली का कांस्टेंट होता है। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो फॉर्मूला आया ये कहां से आया, ई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई अपॉन डी टी, ये पढ़ा होगा, माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी, फैराडे नियम से पढ़ा था। तो अगर मैं एन फाई को एन को अंदर ले जाऊं, एन फाई की जगह एल आई कर दूं, तो आप कह सकते हैं कि एल बाहर हो जाएगा, और जब एल बाहर हो जाएगा, देखो यहाँ देखो गलती हो रही थी, गलती पता क्या होती, एल डी फाई अपॉन डी टी नहीं होता, जब एल के पदों में ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है तो एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो एन फाई की जगह एल आई कर दीजिए, एल आई कर देंगे, एल बाहर, डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये वाला दोनों फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल देखिए क्या, जब एक कुंडली में 3×10⁻² सेकेंड में धारा 8 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाती है। अच्छा बच्चों ये बताओ, करंट जो है वो 8 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाती है, परिवर्तन कितने एम्पियर का हो जाएगा, 6 एम्पियर का, परिवर्तन 6 एम्पियर का हो जाएगा। तो कुंडली में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ई 2 वोल्ट है। तो बोला जा रहा है कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो बताइए। चलिए यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और लगाते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ मैं इस तरफ। तो ई का मान 2 वोल्ट, एल का मान मुझे निकालना है, परिवर्तन डेल्टा आई का है 6 एम्पियर, और समय की वैल्यू की बात करते हैं कि बताइए समय कितना है, 3×10⁻²। तो आप यहाँ समय की वैल्यू 3×10⁻² कर दीजिए। हाँ, अब बताइए एल यहाँ से पता चल जाएगा, तो कहना 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 10⁻² हेनरी, ठीक है। और -2 हेनरी का मतलब क्या होता है सर, -2 हेनरी का मतलब होता है 10 मिली हेनरी, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारा 10 मिली हेनरी है। -2 मतलब आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, और जैसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो 10 बन जाएगा, फिर उसको मिली लगाना पड़ेगा, मिली हेनरी, है ना, या फिर आप यहाँ से उल्टा चले जाइए, तब भी बात वही है, ठीक है। तो अभी हमने एक नई चीज़ सीखी, और वो नई चीज़ आपको याद रखनी है कि एन फाई बराबर एल आई भी होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। जब किसी कुंडली में धारा 2 एम्पियर से -2 एम्पियर हो जाती है 0.05 सेकेंड में, और विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए। फिर वही कॉन्सेप्ट, ई बराबर बताइए क्या लगाना पड़ेगा, कह देना ई बराबर सर लगाना पड़ेगा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये लगाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं डेल्टा आई का परिवर्तन दे दूं तो 2 एम्पियर से -2, तो परिवर्तन हो जाएगा 4 एम्पियर का। अरे भाई 2 -2 4 एम्पियर, है ना। चलो सॉल्व करते। वोल्टेज बताइए कितना वोल्ट है, तो सर वोल्टेज आ गया तुम्हारा 8 वोल्ट, ये देखिए। एल कितना है निकालना है, आई का परिवर्तन 4 एम्पियर, समय का मान कितना है 0.05 सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ से एल बहुत आराम से बता सकते हैं कि एल का मान कितना होना चाहिए। कैसे सर बताया जा सकता है, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 बार, और एल का मान 0.05 × 2,
5 दूनी 10 यानी 0.1 हेनरी के साथ जाना चाहिए, 0.1 हेनरी के साथ। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 0.1 हेनरी के साथ जाना चाहिए। ओके, चलो समझते रहना चीजों को। अगला सवाल देखिए क्या, 28 नंबर क्या, ध्यान से पढ़ना। किसी धारावाही चालक के, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और तर्जनी किसकी दिशा बताता है। मुझे लगता है ये सवाल रिपीट हो चुका है एक बार, तो ये बात रही, अंगूठा और तर्जनी है और बल की बात कर रहा है, तो अंगूठा हमेशा बताता है बल की दिशा और तर्जनी हमेशा बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी किसकी दिशा बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा बल, फिर चुंबकीय क्षेत्र, बल चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर। एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण, एन फेरो वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात बताइए। मतलब ये है कि मेरे पास इस तरीके से सबसे पहले एन कॉइल वाली धारावाही कुंडली है, देखिए, और फिर सिर्फ एकल है, 8 है ना, यानी यहां एन की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो पहले इन्होंने बोला है कि एन फेरो वाली है, इसे B1 मान लेते हैं और यहां इसे B2 मान लेते हैं। तो आप मुझे बताइए B1 और B2 का अनुपात क्या होना चाहिए, ये सवाल है, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी भी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni/L होता है। तो बच्चों दोनों कॉइल में बहने वाली धारा समान हैं और कह सकते हो कि तो फेरो की संख्या बदल जाएगी ना, फेरो की संख्या बदल जाएगी। तो फेरो की संख्या बदल जाएगी तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये एन आ जाएगा, यहाँ पर फेरो की संख्या है, फेरो की संख्या के समानुपाती है, चेक कीजिए जल्दी से, है ना। तो आप बताइए, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात पूछूं, डेट मीन्स B1 अनुपाते B2 पूछूं, तो कितना हो जाएगा? n/1। ये सवाल रसिए, n/1, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ किसके समानुपाती होता है। बच्चों जो ईएमएफ होता है क्वेश्चन नंबर 30 में, आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, आने वाला चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो ईएमएफ किसके समानुपाती है? परपट्य प्रतिरोध, गलत। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सही। मैग्नेटिक कंडक्शन, नहीं सर, गलत है, ऐसा नहीं है। रेट इन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यार एक बात देखा जाए ना तो सबसे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी है यार, ये भी गलत कर दो। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि ये बात एकदम पूरी सही लिखी है, ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट आंसर है। देखिए ΔΦ/ΔT जो है ना वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, बताइए। तो इसीलिए इसका सही आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगाना कि चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? आप बताइए इनमें से किस में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का मतलब विद्युत उत्पन्न करना है। पहला देखिए, प्रणाली में दिक् परिवर्तन को शामिल करके कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति से, ये बड़ा अच्छा आंसर दिया इन्होंने। देखो अगर हम लोग कुंडली और ये रहा चुंबक, अगर हमने कुंडली और चुंबक को सापेक्ष गति दे दी, यानी एक को स्थिर करके दूसरे को हटा दिया मोशन, तो मेरे भाई इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, और जहां कहीं धारा उत्पन्न हो जाएगी वहां विद्युत ऊर्जा आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा एक्यूरेट सही हो जाएगा कि सर कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति द्वारा, है ना। तो चुंबक और कुंडली को नियत स्थिर रखकर नहीं दिलाते सर। प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति द्वारा, नहीं सर ऐसा भी नहीं है। तो फिलहाल इसका आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी दंड चुंबक के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित, किसी दंड चुंबक के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। हाँ सर इस बार आपको गलत कथन का चयन करना है। तो बच्चों पहला कथन लिखा हुआ है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेप कर सकती है। सर लो यही गलत हो गया,
जो सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तभी एक दूसरे के ऊपर छेद नहीं करती। क्षेत्र रेखाएं दूसरे ऊपर छेद नहीं करती, ये सही है। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है, ये भी एकदम सही है। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ये भी सही है। इन्होंने कहा था कि क्षेत्र रेखाओं के बारे में गलत कथन चुनिए, और गलत कथन हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए सर गलत है, बाकी सब हमारे सही है ना। चलो अगला सवाल देखिए। ये देखिए सवाल क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए कौन सा कथन सही है। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे कि ये धारावाही चालक पर या धारावाही चालक है और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो बच्चों इस पे बल काम करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। ये देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कह रहा है कि इस पे लगने वाले बल की दिशा सर कुछ ऐसी आएगी, ये आएगी, है ना। अब देखिए सवाल क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर बल की दिशा समान रहती है। गलत सर, टोटली गलत। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर है तो बल यहां है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र बाहर होता तो ऐसे हो जाता, ये देखो बाहर होता तो ऐसे, धारा ऊपर, ये देखिए ऐसे। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग आउटवर्ड करते तो बल की दिशा ये आ जाती, बल की दिशा ये आ जाती। इन्होंने बोला बल की दिशा समान रहती है सर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से बल की दिशा समान रहती है सर, गलत हो गया सर। फिर देखिए बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निर्धारित, ये सही है सर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी के आंसर सही हो जाएगा, केवल बी, केवल बी हमारा सही है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? आप मुझे बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो इनमें से किसके कारण होती है ना। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना एक ही वजह से होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। बताइए, और चुंबकीय फ्लक्स में जब जब परिवर्तन आएगा वहां वहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना, प्रणाली को गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति, चुंबक और कुंडली की स्टेशनरी स्थिति, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। देख लो मिल गया, ऑप्शन नंबर डी मिल गया कि जब जब चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सर, तब तक जो है कह सकते हो कि हमें क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल मिलेगा, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। एक आयताकार कुंडली समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। ठीक है सर, मान लीजिए इस तरीके से मैंने कहा कि मेरे पास ये आयताकार कॉइल है और ये आयताकार कॉइल समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूम रही है। सर ये आयताकार कॉइल समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे सर घूम रही है, ये देखिए समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूम रही है, समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घूम रही है, ये देखिए ऐसे। ओके, अब देखो सवाल क्या है। हा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है, कुंडली के तल के लंबवत है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की स्पीड कम हो जाए, बच्चों इसकी स्पीड कम करनी है मेरे भाई, अगर तुमने इसकी स्पीड कम कर दी, हाँ स्पीड कम कर दी, तो पता है क्या होगा? इकाई समय में जो फ्लक्स परिवर्तन है, अच्छा स्पीड कम करने का मतलब क्या हुआ? समय ज़्यादा लेना, और समय ज़्यादा लेने का मतलब होता है वो, आप देखो मैं बताऊं, जब स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड थी या ज़्यादा थी, तो हो सकता है चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में 100 रेखाएं या 50 रेखाएं गुजर जाए। स्पीड कम कर दी तो उतनी ही 50 रेखाएं गुजरने में ज़्यादा समय लगेगा, तो समय बढ़ गया। या फिर आप समझिए समय बढ़ जाना ऐसा सोच लो, या फिर सीधा सीधा ये सोच लीजिए कि जब स्पीड कम कर दोगे तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो जाएगा सर वो कम हो जाएगा, तो विद्युत वाहक बल भी सर कम हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र को नष्ट कर देगा, गलत। प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, गलत। प्रेरित विभवांतर घट जाएगा, यस। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए सर, प्रेरित विभवांतर घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी और कोई उत्तर सही नहीं है। बताइए, बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। बड़ा सही सवाल है यार।
निम्न स्थितियों पर प्रेरित विभवांतर के परिमाण और दिशाओं पर विचार कीजिए। पहली स्थिति क्या है? किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर इसे 1 मीटर चाल से गतिमान किया जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर, यानी पहली वाली कंडीशन में यह है कि ये एक कॉइल है और इसके बगल में हमने एक इसका उत्तरी ध्रुव पास में रखा ऐसे, और इसको गतिमान किया गया है 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को उसी स्थिर कुंडली की ओर रखकर 1 मीटर पर सेकेंड, अरे यार दोनों में गतिमान करने की स्थिति 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन एक बार नॉर्थ पोल पास में रखा गया, दूसरी बार साउथ पोल पास में रखा गया। तो आप मुझे बताइए कि डायरेक्शन क्या होगी? भैया मान तो सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी। देखो पहली वाली स्थिति में कुछ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा, दूसरी वाली स्थिति में सर उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा, है ना भाई। दूसरी वाली स्थिति में हमारा जो चुंबक है उसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, समझो। तो दूसरी वाली स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो ऐसे जाके ऐसे आएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो मान तो सर बराबर होगा क्योंकि दोनों को आप 1 मीटर पर सेकेंड से चला रहे हो, लेकिन दिशा सब विपरीत हो जाएगी। तो प्रेरित विभवांतर के परिमाण समान होंगे लेकिन दिशा कैसी हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। किसी धारावाही चालक में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास धारावाही चालक है, और पहले मैंने धारा I फ्लो की, फिर 2I फ्लो की, फिर 3I फ्लो की। तो R दूरी पर जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, बताइए वो चुंबकीय क्षेत्र B1, B2, B3 है। तो B1, B2, B3 में सही संबंध बताओ। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी चालक में धारा फ्लो कराते हैं तो इस R दूरी पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0/4 पाई, और बच्चों आगे हो जाता है 2I/R, होता है ना। तो आप मुझे बताइए ना कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखो धारा I के कैसा है? समानुपाती है ना। अच्छा, धारा I के समानुपाती है। I का अनुपात क्या है? तो सर I का अनुपात है 8, 2 और 3, क्योंकि 8 एम्पियर, I एम्पियर, 2I और 3I। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या हो जाएगा? B1 अनुपात B2 अनुपात B3 कितना हो जाएगा? कह देना सर वो भी हो जाएगा 8, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन? B3 बड़ा हुआ ना, B3 सबसे बड़ा हुआ, B2 उससे छोटा हुआ, B3 3 है। ओके, तो धारा के मान के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अनुपात बनाऊं तो B1, B2, B3 का अनुपात ही आ जाएगा। तो मुझे सबसे बड़ा B3 नजर आ रहा है। 38 नंबर देखिए, यदि दो समांतर सीधे चालक में धारा प्रवाह की दिशा समान है, ये देखिए दो समांतर सीधे चालक जिसमें धारा प्रवाह की दिशा समान है, ऐसे कर दिया। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं कैसी होगी? बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बीच में पूछा जाता है, बीच में उसकी दिशाएं कैसी होगी? अब देखो मैं अगर यहां पर पूछूं नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा पॉइंट ए पर, तो कहना अगर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। आप धारे को ऐसे कीजिए, पॉइंट ए पर ऐसे अंदर फिंगर कीजिए, तो तार एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ गया अंदर की ओर इनवर्ट, जिसको मैंने B1 कह दिया। लेकिन अगर ये तार 2 के कारण निकाला जाता तो हम लोग धारा की दिशा में राइट हैंड रूल ऐसे लगाते, राइट हैंड थंब रूल, और पॉइंट ए की ओर जब लाते तो ऐसे घुमा के लाते, बाहर की ओर आ जाता। तो तार बी के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र डॉट आ गया, और डॉट का मतलब है बाहर। तो आप देख पा रहे हैं ना, दोनों पॉइंटों पर आने वाली जो डायरेक्शन होगी सर वो विपरीत है, तो एक दूसरे के विपरीत। ये बात मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाई थी ना। और अगर विपरीत है तो इस बिंदु ए पर नेट चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए क्या होगा, तो कह देना विपरीत डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग कहेंगे B1 माइनस B2। हाँ, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 में। खाली जगह को परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। वैद्युत चुंबक की इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलरिटी है ना उसे रिवर्स किया जा सकता है। बहुत ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है कि आप किसी कॉइल में
धारा फ्लो करा दीजिए। जैसे कि मेरे पास ये कॉइल है और इस कॉइल में मैंने धारा फ्लो करा दी, तो एक पोल नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा साउथ बन जाएगा। फिर ये बोला जा रहा है द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स बाय द चेंज। आप बताओ किसको चेंज करके आप इसकी पोलरिटी को रिवर्स कर सकते हो। तो अगर ये वाली कंडीशन में धारा ऐसे बह रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो करंट की डायरेक्शन को बदल दीजिए, तो ये नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल उधर चला जाएगा, है ना। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर ये पोलरिटी हमें इंटरचेंज करनी है, यानी नॉर्थ को साउथ बनाना है, साउथ को नॉर्थ बनाना है, तो हम लोग किसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं सर? धारा की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी पोलरिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, फेरों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब बकवास है। ऑप्शन नंबर सी। चलो, तो ये हमारे मैग्नेटिज्म का लास्ट क्वेश्चन होगा, 40वां नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए सवाल क्या है। एक धारावाही प्रणाली के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? धारावाही प्रणाली के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला देखिए क्या है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने में किया जाता है। दूसरा है, यह क्षण चुंबक की तरह बात नहीं सर, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। ओके, यह क्षण चुंबक की तरह काम करता है। दिस रॉड एक्ट एज अ मैग्नेट, ये तो एकदम सही है यार, ये भी सही है, ये गलत है सर। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने में किया जाता है, लोहे के टुकड़ों को मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। गलत सर, ये गलत है। बाकी दूसरा और तीसरा कंफर्म सही है। अरे दूसरा और तीसरा तो है भी नहीं यार आंसर में, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है सर, बिल्कुल ये गलत है। देखिए मैं बताऊं क्यों। आपको पता है कि जो क्षण चुंबक होता है, क्षण चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम फिक्स होते हैं। जो हमारा मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम फिक्स होते हैं। क्या ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है? नहीं सर। जो हमारा धारावाही प्रणाली का है उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होते तो जरूर है, लेकिन वो फिक्स नहीं होते, तो ये गलत हो गया सर। बाकी इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने में किया जाता है। मतलब ये है कि अगर आप किसी कुंडली के अंदर लोहे के टुकड़े को डाल देते हैं मेरे भाई, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से भी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने लगेंगी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा वाला तो सही है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। तो पहला और तीसरा हमारा पूरी तरह से सही हो गया है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हमने मैग्नेटिज्म के जो 40 क्वेश्चन थे वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिए। अब BSCD का जो कोर्स चल रहा है उसमें जो भी हमारा अगला चैप्टर है, शायद इन्वायरमेंट वगैरह है, हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। सब लोगों को नोट्स बनानी है प्रॉपर, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग एक नंबर नोट डाउन कर लो सब लोग। मेरा नंबर लिख लो 85 45 94 49 47। आप इस नंबर पे ना अपनी अपनी नोट्स की फोटोकॉपी भी भेज दिया करो, ताकि मैं समझ सकूँ कि हाँ आपकी नोट्स सही बन रही कि नहीं बन रही। अगर नहीं सही बन रही होगी तो मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि भाई थोड़ा सुधार कर लो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।